नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की एबीसीडी में, जहां हमेशा की तरह एक और नए क्लास के साथ है। और आज हमारे साथ फिर से केडिया जी मौजूद हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी है। शुक्रिया केडिया जी, आपने फिर से वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की। आसान भाषा में आपको बताएं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए कैसे आप अपने ट्रेडिंग लाइफ जो है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने ट्रेडिंग साइकिल को और अलग दिशा में लेकर जा सकते हैं, कौन कौन से पैटर्न, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तमाम बातें करेंगे केडिया जी से। शुक्रिया केडिया जी। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ, क्योंकि जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं तो हमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में और वॉल्यूम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। केडिया जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, जनरली हम देखते हैं विश्वमोहन जी कि कोई भी मार्केट को एनालाइज करने के काफ़ी तरीके होते हैं। ज़्यादा करके हम देखते हैं, जब हम फंडामेंटल देखते हैं तो हमें पता है, सपोज एग्री कमोडिटी की अगर मैं बात करता हूँ या कमोडिटी मार्केट की बात करता हूँ, कि मार्केट में तेजी आने वाली है बिकॉज इस बार प्रोडक्शन कम है हमारा, लेकिन वो तेजी कितनी आने वाली है ये हमें कैसे पता चले? तो ये हम टेक्निकल के जरिए, टेक्निकल चार्ट्स भी हो सकते हैं, टेक्निकल के कुछ लेवल्स भी हो सकते हैं, जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी जरूर, लेकिन कितनी आएगी। तो जिस ढंग से हम कोई भी एनालिसिस फंडामेंटल के द्वारा करते हैं, जहाँ पे हम बैलेंस शीट, फंडामेंटल न्यूज, डिमांड, सप्लाई, ये सब गैदर करते हैं, वहीं टेक्निकल के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, इन सबको देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये तेजी आने वाली है, कितनी आने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो होता है वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात करें तो ज्यादा करके जब भी हमको एनालाइज करना है तो हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। बिना वॉल्यूम के हम पता नहीं कर सकते मार्केट में पार्टिसिपेशन कैसा है या मार्केट किस ओर जा रहा है। तो कभी भी टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो कमोडिटीज हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे करेंसी हो, इसमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि मार्केट में वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो हमें पता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि भाव में तेजी आ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि भाव में तेजी है, मतलब तेजी का रुख लोगों का है, और वॉल्यूम के साथ है, मतलब कोई ना कोई ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से भाव को इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम कोई भी ट्रेड सेटअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम से ही हमें पता चलता है कि तेजी आ रही है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब जो ये तेजी है ये टिकाऊ तेजी नहीं है। तो वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई कमोडिटी में अगर रैली हो रही है या कोई भी भाव में चेंजेस आ रहा है, उसमें लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सपोज मार्केट में अगर कोई तेजी आई है और ओपन इंटरेस्ट लेट से 5,000 का ओपन इंटरेस्ट, तो हमें पता है 5,000 लोग कहीं ना कहीं इस ट्रेड में बने हुए हैं। जैसे कि मैंने बाय किया और आपने सेल किया, तो हम दोनों को मिलाकर एक ओपन इंटरेस्ट होगा। और ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ 100 ओपन इंटरेस्ट है तो 100 पैर मार्केट में ट्रेड एक्टिव है इस वक्त। और अगर जैसे से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और भाव बढ़ रहा है तो हमें एक इक्वेशन बन जाता है कि भाव में तेजी आ रही है और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी है। तो ओपन इंटरेस्ट को भी एनालाइज किया जाता है कि मार्केट में डेप्थ क्या है, मार्केट में पार्टिसिपेशन क्या है, और जब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों मिल जाते हैं तो हमें मार्केट का एक ओवरव्यू भी मिल जाता है, जो टेक्निकल के तौर पे हम लेवल बताने के लिए भी काम आता है। यानी जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें हिस्टोरिकल प्राइस, वॉल्यूम किस तरह के रहे हैं उसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य में भाव ऐसे रहेंगे। तो ऐसे में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की काफ़ी अहमियत हो जाती है। जो भी ओपन इंटरेस्ट, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, जितने भी खुले हुए सौदे हैं, जो सौदे अभी काटे नहीं गए हैं, स्क्वायर ऑफ जिनका नहीं हुआ है, वो सब ओपन इंटरेस्ट में आएंगे। और वॉल्यूम ये बताता है कि बाजार में कितना ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम हर दिन 0 से शुरू होगा और सौदे के हिसाब से जितने भी सौदे आएंगे उस हिसाब से कमी या बढ़ोतरी होती रहेगी। वॉल्यूम का डेटा इंट्राडे के आधार पर बढ़ता है। आज के वॉल्यूम का कल के वॉल्यूम पर असर नहीं होता है, अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट पुराने जितने भी खुले सौदे होते हैं, पूरे सौदे की का कैलकुलेशन ओपन इंटरेस्ट में किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने या घटने से फिर ओपन इंटरेस्ट कम या ज़्यादा होता है। और इससे भाव का पता इस तरीके से आप लग सकते हैं। आप अगर समझे, भाव में अगर तेजी है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ट्रेड में अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ पर तेजी के संकेत हैं। वहीं भाव में गिरावट आ रही है लेकिन ओआई बढ़ रहा है, तो समझिए तेजी के सौदे में कमी हो रही है।
अगर भाव में गिरावट है और ओआई में भी बढ़ोतरी है तो समझिए शॉर्ट पोजीशन यानी मंदी के सौदे यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन अगर भाव में तेज़ी है और ओआई में कमी है तो समझिए यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग यानी मंदी के जो पोजीशन है उसे काटे जा रहे हैं। लग रहा है कि बाजार में तेज़ी की उम्मीद है। केडिया जी, अब चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में जैसा आप कह रहे थे कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों दर्शाया जा सकता है, तो किस तरह के चार्ट देखने चाहिए? बेसिक 3 तरह के चार्ट आमतौर पे लोग देखते हैं, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, कैंडल स्टिक। आप किसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी तरीके के चार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लाइन चार्ट भी काफ़ी जन लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा देखते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम लोग यूज़ करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में एक जो कैंडल होती है ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर टाइम को। अगर मैं डेली चार्ट पे हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक दिन के अंदर भाव कहाँ खुला, क्या हाई मारा, क्या लो मारा और कहाँ क्लोज हुआ। अगर भाव ओपन से ऊपर क्लोज दे रहा है तो मुझे पता है कि आज भाव में तेजी आई है। तो जब ये सारे कैंडल्स एक साथ बनते हैं तो उसका एक चार्ट बनता है और चार्ट से हमें पता लग जाता है कि पिछले हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में मार्केट का ट्रेंड किस रहा है। तो ज्यादा करके जो हिस्टोरिकली चल रही है तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यूज होता है, जहां से हमें पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से ट्रेड करते हैं। सर, पिवट पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पिछले ट्रेडिंग डे का इंट्राडे हाई, लो और क्लोजिंग पर प्राइस का जो औसत होता है उससे हम पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। और पिवट पॉइंट के ऊपर भाव रहने पर, जब तक पिवट पॉइंट के ऊपर है तो ऐसा माना जाता है कि भाव में अभी भी तेजी बनी हुई है। पिवट पॉइंट के नीचे रहने पर मंदी के संकेत है। सर, आप लोग पिवट पॉइंट पे कितना भरोसा करते हैं? कितना भरोसेमंद होता है पिवट पॉइंट? देखिए, ट्रेड के बेसिक्स में अगर हम जाए रूट्स जिसको बोलते हैं, तो जैसे आपने 2 पॉइंट लिए पहले, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, वैसे ही अगर डे ट्रेड करना है या मुझे कोई लेवल्स देखने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट था पिवट पॉइंट, जहाँ पे हमने प्रीवियस डे के ओपन हाई लो के हिसाब से एक कैलकुलेशन पे ये पिवट पॉइंट तैयार होता है। जनरली देखा जाता है जब भी मार्केट अगले दिन ओपन होता है और पिवट पॉइंट के ऊपर अगर भाव ट्रेड कर रहा है तो ये धारणा बनकर रहती है कि प्राइसेस अब अपर के साइड जाता है तो R1, जिसको हम रेजिस्टेंट 1, रेजिस्टेंट 2, रेजिस्टेंट 3 कहते हैं, तो प्राइसेस एक लेवल तक, सपोज कीजिए कि 100 मेरा पिवट पॉइंट है और भाव 101 खुला। अब भाव ऊपर में कितना जा सकता है तो बिना चार्ट के जरिए भी आप खाली ये लेवल देके पता कर सकते हैं कि कहां तक जाता है। तो सपोज कीजिए मेरा R1, रेजिस्टेंट 1 जो है वो 106 का है, तो पूरे दिन में मैं ये मान के चलता हूं अगर नॉर्मल वॉलिटिलिटी रहती है तो प्राइस आज 106 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन बहुत बार हमारे पास संकोच ये रहता है कि 106 का लेवल टूटा तो कहां जा सकता है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड तेजी का है तो अगला लेवल आएगा, सपोज करो 111, तो हम 106 के बाद 111 के लिए वेट कर सकते हैं। तो पिवट पॉइंट के ऊपरी जो लेवल्स होते हैं इन्हें हम रेजिस्टेंट पॉइंट्स कहते हैं और पिवट पॉइंट के जो नीचे वाले लेवल्स होते हैं उसको सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। उदाहरण खास अगर सपोज मार्केट में गिरावट आती है तो हमें पता होना चाहिए कहां तक जाए, तो ये पिवट लेवल्स आपको हेल्प करते हैं, जहां पे हम बोल सकते हैं अगर 100 रुपए के नीचे अगर भाव जाता है तो 92 तक का सपोर्ट ले सकता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा, लाइव चैनल पे हम बोलते भी हैं कि अगर सोनी ने या गवार ने ये भाव का लेवल टूटा तो नीचे में 5800 तक जा सकता है। तो 5800 हमें कैसे पता चलता है? ये पिवट पॉइंट के द्वारा पता चलता है कि ये सपोर्ट 1 है। अगर ये भाव में गिरावट आती है तो 5800 तक का लेवल जाएगा, अगर 5800 टूटता है तो 5500 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो ये लेवल्स आपको कोई भी वेबसाइट्स पे इजीली मिल जाते हैं और इसके जरिए भी आप डे ट्रेड करके चल सकते हैं। ओके, यानी डे ट्रेडिंग के लिए पिवट पॉइंट की काफ़ी अहमियत होती है। पिवट पॉइंट के जरिए आप ये जान सकते हैं कि किस तरह का बाजार में ट्रेंड है। सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट के नीचे जब तक है तो समझिए कमजोरी का ट्रेंड है उस पिवट पॉइंट के नीचे, और उसके हिसाब से अगर ऊपर है तो तेज़ी के संकेत बने हुए हैं, तेज़ी की संभावना बनी हुई है। तो उस आधार पे अलग अलग रेजिस्टेंस और अलग अलग सपोर्ट के लेवल तैयार किए जाते हैं। उसके आधार पर बाजार में आपको अच्छा एक आइडिया लग जाता है, ट्रेंड का पता लग जाता है। तो आप ट्रेडिंग में, डे ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल पिवट पॉइंट का भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। दो जो ब्रॉडर इंडिकेटर्स होते हैं, एक लैगिंग और एक लीडिंग। जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, लीडिंग यानी समय से पहले चलना, समय से पहले पता लगना। तो लीडिंग इंडिकेटर जो होते हैं उसमें आपको समय से पहले पता लग जाता है कि बाजार की चाल क्या रहेगी। लैगिंग है जो बाजार के साथ साथ या बाजार की चाल के हिसाब से आपको संकेत देगा। तो लैगिंग इंडिकेटर्स में क्या आते हैं? तो मूविंग एवरेज, RSI, MACD, सुपर ट्रेंड और बोलिंजर बैंड, ये सब
शामिल यहाँ पर होते हैं। ये लैगिंग और लीडिंग, क्या किस पे भरोसा करना चाहिए या सभी के कॉम्बिनेशन के साथ काम करना चाहिए केडिया जी? बिल्कुल विश्वनाथ जी, काफी अच्छा सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज बहुत बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट में कैसे हम इतने सारे इंडिकेटर का यूज करें। तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में मैं सिंपल उदाहरण बोलता हूँ। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो तुरंत लाइट जल जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का इंडिकेटर कौन सा हो गया। ये अगर हम एडवांस नहीं बता रहे, जैसे अगर हमको राइट जाना है तो हम राइट साइड का इंडिकेटर देते तो पहले से ब्लिंक पता चल जाता है कि आगे जाने वाले हैं, तो हम उसको बोलेंगे ये लीडिंग इंडिकेटर है कि राइट का हमने सिग्नल दिया और आगे जाकर हम 2 मिनट बाद राइट मार सकते हैं, पीछे वाले को पता चल गया ये तो लीडिंग इंडिकेटर से बता रहा है कि मैं राइट जाने वाला हूँ। जबकि लैगिंग इंडिकेटर ब्रेक है, जैसे तुरंत हम ब्रेक मारते तुरंत गाड़ी रुक जाती है, तो ये एक्शन के बाद होता है, उसको हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो जैसे विश्वनाथ जी ने कहा है कि देयर आर 2 टाइप्स के लैगिंग और लीडिंग। तो सबसे पहले हमें इसका कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, बिकॉज कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हमें ट्रेंड प्रॉपर पता चलता है और उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आरएसआई, तो आरएसआई के अंदर अगर हम बात करें तो हमें पहले से पता चल सकता है कि मार्केट किस ओर जा रहा है। जनरली आरएसआई का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 100 तक होता है, बट ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं 30 से 70 का जोन। अगर कोई भी भाव में जबरदस्त तेजी आ जाती है और आरएसआई 70 या 70 के बियॉन्ड चले जाता है, तो ज्यादा करके हम बोलते हैं कि प्राइजेस अब ओवरबॉट जोन में आ चुका है। ऐसे समय में हमें लेन कम करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। सिमिलरली अगर आरएसआई 30 के नीचे अगर आ जाती है तो हम बोलते हैं मार्केट में अब कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में भाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में हमें कोई भी शॉर्ट पोजीशन संभल के ट्रेड करना चाहिए। ये हो गया लीडिंग। लैगिंग के अंदर जैसे हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो ज्यादा करके हम बात करते हैं कि मैं घर से ऑफिस जाता हूँ, मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन बहुत बार होता है कि ट्रैफिक की वजह से 1.5 घंटा भी लगता है, कभी कभी 45 भी लगता है, 45 मिनट भी लगती है, बट ऑन एवरेज हम बोलते हैं कि हमें 1 घंटा लगने वाला है। तो सिमिलरली जब भाव में एक ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है तो हम ज्यादा करके 7 दिन या 15 दिन, 50 दिन, 100 दिन का एक एवरेज लाइन निकालते हैं। उससे हमें पता रहता है कि भाव में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी आ भी जाती है तो आने वाले समय में प्राइस वापस अपने एवरेज को छूते हुए आएगा। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाकर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम बोल सकते हैं मार्केट में एक बड़ी तेजी आ रही है, आरएसआई अभी भी मजबूती बता रही है, बट मूविंग एवरेज हमें बताता है कि मार्केट में जितना बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी आ रही है वो कूल ऑफ करेगा कि नहीं करेगा। तो ज्यादा करके जो भी ट्रेड्स लेते हैं हम लोग लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से ही लिया जाता है। यानी लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स, यानी अब आसान भाषा में आपने केडिया जी ने आपको बता दिया कि एमएसीडी वगैरह और ये जो मूविंग एवरेजेस है वो लीडिंग है और बाकी जो आरएसआई वगैरह है वो आपके लिए लीडिंग इंडिकेटर्स है, और लैगिंग में मूविंग एवरेज और एमएसीडी है जो साथ साथ बाजार के साथ चलता है। मूविंग एवरेजेस काफ़ी इस्तेमाल होता है, सबसे आसान भी है सिंपल मूविंग एवरेज जो क्लोजिंग प्राइस का सीधा औसत होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाल के भाव को अधिक वेटेज दिया जाता है, तो हालांकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मूविंग एवरेजेस में केडिया जी जो क्रॉस ओवर होते हैं उसका काफ़ी महत्व होता है। उसको अगर आप समझाएं तो कि कैसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर होता है उससे क्या संकेत मिलते हैं और कैसे समझा जाए उसको? बिल्कुल विश्वनाथ जी, काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम ज्यादा करके मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को ध्यान देते हैं। तो मेजरली अगर हम देखें कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर में हम देखते हैं जब भी छोटी टाइम फ्रेम, मतलब अगर हम बात करें कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर छोटी मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, और ये एक बड़ी तेजी का इंडिकेटर है। लॉन्ग टर्म के लिए 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होती है, और जब भी 50 और 100 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर निकल जाती है तो हम तेजी के संगत। ऐसे ही गोल्डन क्रॉसओवर के बाद बोलते हैं हम डेड क्रॉस, जहां पे हम देखते हैं मार्केट में अगर भारी गिरावट आ रही है तो छोटी मूविंग एवरेज 50 और 100 की मूविंग एवरेज अगर 200 के नीचे चली जाती है
तो हम बोलते हैं मार्केट में एक डेड क्रॉस ओवर आ रहा है। और इंटरडे की अवधि के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जहां पे हम 7 मूविंग एवरेज को अगर 15 मूविंग एवरेज के साथ क्रॉस ओवर देखते हैं, तो 7 अगर 15 को क्रॉस ओवर करा तो हम बोल सकते हैं छोटी अवधि में या इंटरडे में भाव में एक तेजी बनी हुई है। अगर 7 मूविंग एवरेज 15 को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करता है तो हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में गिरावट है। पर ध्यान रखिए, जब भी भाव 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो लॉन्ग टर्म व्यू कभी भी भाव का तेजी का रहता है, और अगर भाव 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो हम बोल सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ट्रेंड है। ओके, तो इस तरह से आप अपने ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जाने पर आप खरीद सकते हैं, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे जाने पर निकल सकते हैं। सर, एक और लैगिंग इंडिकेटर MACD होता है, MACD के बारे में अगर आप बता दें कुछ। अगर हम MACD की बात करें तो इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्शन एंड डाइवर्शन इंडिकेटर। ज्यादा करके ये मोमेंटम ऑक्सीलेटर प्राइमरीली यूज होता है ट्रेंड पता करने के लिए। जीरो लाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है। जीरो लाइन के ऊपर अगर भाव ट्रेड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं मार्केट एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टॉकग्राम जो बीच में रहते हैं इनके, और अगर जीरो लाइन के नीचे है तो हम बोलते हैं मार्केट में गिरावट का रुख है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज होती है, आपको ध्यान देना है, MACD और सिग्नल। इनकेस अगर ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर नीचे से अगर पॉजिटिव क्रॉस ओवर करते हैं तो हमें ये अर्ली साइन दे सकता है कि मार्केट में अब तेजी आ सकती है, और जीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉस ओवर हो जाता है पॉजिटिव तो और अच्छी तेजी आती है। तो ज्यादा करके ये फ्यूचर देखने के लिए काम आता है कि अगर ये मैकडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैकडी भी कहते हैं, तो मैकडी अगर MACD अगर पॉजिटिवली मूव कर रही है जीरो लाइन के ऊपर और सिग्नल लाइन MACD के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं मार्केट में ट्रेंड बुलिश है और लेके काम कर सकते हैं। ओके, तो आपने समझा कि लैगिंग इंडिकेटर्स MACD के बारे में, और साथ ही आपको केडिया जी ने RSI जो एक लीडिंग इंडिकेटर है, साथ ही एक और लीडिंग इंडिकेटर सर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भी है, इसके बारे में भी अगर बता दें। हाँ बिल्कुल, इंडिकेटर में काफी इंडिकेटर है, जिसमें स्टोकेस्टिक इंडिकेटर भी है जो मोमेंटम हम बोल सकते हैं कि मेजर करता है। ये भी 0 से 100 के बीच में ट्रेड करता है, जहाँ पे 80 और 20 ये काफी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं एक लेवल्स है। जब भी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के अंदर प्राइजेस 80 के करीब या 80 के बियॉन्ड जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल या एक करेक्शन आ सकता है। जैसे हम RSI को देखते हैं वैसे ही स्टोकेस्टिक भी मेजर करता है मोमेंटम, कोई भी कमोडिटी का डिटरमाइन करता है ट्रेंड, और उसके आगे प्रेडिक्टिव रिवर्सल बता सकता है, क्योंकि जब भी भाव 80 के ऊपर जाता है तो हम बोल सकते हैं मार्केट रिवर्सल है, जबकि 20 के नीचे जब भी जाता है या 20 का लेवल छूता है, जैसे RSI में हम 30 का लेवल देखते हैं, स्टोकेस्टिक में 20 का लेवल देखते हैं, तो 20 के लेवल के करीब आता है तो हम बोलते हैं प्राइसेस ओवरसोल्ड जोन में यहाँ से रिवर्सल आता है। तो मैकडी हम बोल स्टोकेस्टिक अगर हम बोल सकते हैं तो एक तरह से लीडिंग इंडिकेटर है। जब भी स्टोकेस्टिक 80 के बियॉन्ड जाता है तो हमें समझना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वहां से रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो स्टोकेस्टिक भी हमें काफी अच्छे मोमेंटम या अपॉर्चुनिटीज देता रहता है। ओके, तो ये लीडिंग इंडिकेटर है, तो लीडिंग इंडिकेटर आपने समझ लिया, RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, और जो लैगिंग इंडिकेटर है उसमें MACD, मूविंग एवरेजेस और बोलिंजर बैंड है। तो बोलिंजर बैंड के बारे में भी बता दीजिए सर एक बार केडिया जी। बोलिंजर बैंड एक तरह का हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने घड़ी देखते हैं पेंडुलम वाली घड़ी कि 0 के लेवल से इधर और राइट और लेफ्ट बाजू जाती है, उसका एक रेंज डिफाइन होता है। जब भी भाव में तेजी या मंदी आती है तो उसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट होता है जिसको हम बॉलिंजर बैंड कहते हैं। तो जीरो लाइन से अगर अब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाता है तो अपर बैंड के बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई देता। बहुत बार स्टैंडर्ड डिविएशन 2 तक मार्केट जाता है और वहां से गिरावट लेता है, और जब भी मार्केट में काफी भारी गिरावट आती है तो हम देखते हैं -2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक भाव जा सकता है और वहां से वापस रिवर्सल आता है। इसमें 2-4 स्ट्रेटजीज भी विश्वनाथ जी यूज करते हैं। खास करके हम बोलते हैं जो बैंड है स्क्वीज और एक्सपांड। जब भी ये बैंड स्क्वीज हो जाता है तो ये एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर बहुत अच्छा बन जाता है कि मार्केट में कुछ बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। भाव अगर जीरो लाइन के ऊपर है और स्क्वीज रिलीज होता है तो हमें पहले से पता रहेगा कि मार्केट में खूब
अच्छी वॉलिटिलिटी के साथ एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो बॉलिंजर बैंड आपको पहले से इन एडवांस बता देता है। अगर बैंड स्क्वीज हुआ है तो आपको पहले पता चल जाएगा कि मार्केट में काफी बड़ा मोमेंटम आने वाला है, और स्क्वीज अगर है नहीं, कुछ एक्सपांशन में है, तो हम पता कर सकते हैं कि आगे जाके मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मेन मकसद है बॉलिंजर बैंड को बताना, जहां पे प्राइस अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी कर जाता है तो बॉलिंजर बैंड हमें रेंज बता देता है, और कब कूल ऑफ होने वाला है भाव, या कब मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है, ये भी बता देता है। ओके, तो आपने समझा बॉलिंजर बैंड के बारे में। जो लैगिंग इंडिकेटर है MACD, मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड, ये लैगिंग इंडिकेटर्स है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और RSI, ये आपके लीडिंग इंडिकेटर्स है। तो आपने इन इंडिकेटर्स के बारे में समझा। केडिया जी, कोई और पैटर्न और इंडिकेटर्स जो आप लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हो और कमोडिटी मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं दो से तीन इंडिकेटर और अच्छे हैं, जिसमें पहला इंडिकेटर जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है वो है चॉपीनेस इंडेक्स। चॉपीनेस इंडेक्स हमें पहले बता सकता है कि मार्केट में मूवमेंट कब आने वाला है, और ज्यादा करके ये इंडिकेटर मैं इसलिए यूज करता हूं जब भी मुझे ऑप्शंस में भी अगर कोई ट्रेड करना है, क्योंकि ऑप्शन में जब बाय करते हैं तो हमारे साथ वॉलिटिलिटी होनी बहुत जरूरी होती है। तो चॉपीनेस इंडेक्स भी RSI की तरह 0 से 100 के बीच में मूव करता है। इसमें जो वैल्यू पे आपको ध्यान देना है वो है 61.8 और 38.2, या हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं 62 और 38। जब भी ये इंडिकेटर की वैल्यू 60 के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है तो आप देखेंगे मार्केट में एक सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके विपरीत जब भी ये 60-65 की लेवल से नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है तो हम पता कर सकते हैं मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, या मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो बहुत बार होता है कि हमने कोई पोजीशन बना ली है बुलिश ट्रेंड देखकर, लेकिन होता ये है कि कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है और हमें मिनिमल प्रॉफिट या लॉस में निकलना पड़ता है। लेकिन चॉपीनेस इंडेक्स से आप ये पता कर सकते हो कि मेरे लेने के बाद मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए ऑप्शन के ट्रेडर्स भी इसको उपयोग करते हैं, जहां पे उनको ऑप्शन बाय करना होता है तो ये देखते हैं कि मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए, और जब ऑप्शन सेलर होते हैं तब ये इंडिकेटर का यूज करते हैं कि अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी कम रहेगी तो ऑप्शन के प्रीमियम खाने के लिए काफी समय मिल जाता है। तो एक ये लीडिंग इंडिकेटर में मुझे काफी अच्छा लगता है। दूसरा CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो ज्यादा करके कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करने के लिए आप CCI का भी यूज कर सकते हैं। CCI भी एक तरह का ऑसिलेटर है जो एक वैल्यू की अगर हम बात करें तो +200 -200 एक्सट्रीम जोन में यूज किया जाता है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इसका नाम लेता है। 0 के ऊपर जब भी भाव जाता है तो हम बोलते हैं ट्रेंड पॉजिटिव है, और जैसे ही ये 200 के करीब जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमें इंडिकेट देना चालू कर देता है कि मार्केट अब ओवरबॉट जोन में जा रहा है और कभी भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। सिमिलर तौर पे जब भी मार्केट में गिरावट आती है और CCI अगर -150 या -200 के करीब आ जाता है तो ये एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर का काम करता है, जहां पे हमें बताता है कि मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। तो CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, और चॉपीनेस इंडेक्स, ये दो ऐसे इंडेक्स है जहां पे आप बिल्कुल वॉलिटिलिटी भी पता कर सकते हो कब बड़ा मूवमेंट आने वाला है और किस और आने वाला है, ये CCI के द्वारा आप पता करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके केडिया जी, एक आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। अब मूविंग एवरेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है आम तौर पे जब हम लोग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए 9 और 21 दिन के EMA का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हफ्ते के लिए ट्रेड करना हो तो 25-50 दिन, और थोड़ी लंबी अवधि के लिए करना हो तो और भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं। कितने दिनों का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए चार्ट पर? देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो मुझे लगता है 7 और 14 ये क्रॉसओवर पे आप ध्यान दीजिए, जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हैं तो 21 और 50 का यूज कीजिए, और थोड़े लंबे समय के लिए आप चार्ट को देखते हैं तो 50 और 200 के क्रॉसओवर पे आपको नजर रखनी चाहिए। ओके, शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को ट्रेडिंग की जो शुरुआती जो पाठशाला है, तमाम तरह के इंडिकेटर्स, पैटर्न, चार्ट के बारे में आपने आसान भाषा में लोगों को समझा दिए। तो चलिए, इस आज की ABCD में इतना ही। अगले दिन अगले एपिसोड में फिर से कुछ नए क्लास के साथ मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।